हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प सर। और गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल पास है और मन में है बहुत सारी टेंशन। उन टेंशन से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और बेस्ट थिंग है, जब भी टेंशन में हो, जब भी परेशान हो, तो जो बेस्ट थिंग होती है वो है स्टार्ट लेना। तो उसी स्टार्ट को कंसीडर करते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें मैं बोर्ड्स के अलावा किसी के बारे में भी बात नहीं करने वाला हूं, नाइदर वो जेई हो और नॉर वो जेई हो और नीट हो। हमारा पूरा फोकस रहने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन पे। तो हमारे एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है गाइस, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हमें समझना है और आज सीखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सबको एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी, एंड दैट वीडियो इज द टेक्निक वीडियो ऑफ डीडीएफ। डी स्टैंड फॉर डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड फॉर्मुलेस। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर का सबसे पहले डेफिनेशंस और फॉर्मुलेस को देखेंगे, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशंस पे डिस्कस करूंगा और न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करूंगा, जो कि बोर्ड्स में आए थे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम एक मेमोरी मैप बनाएंगे और मेमोरी मैप से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कैसे हमको टैकल करना है। चलो भाई, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले देखो यार, जानते हो लाइफ में हमको एक चीज आनी चाहिए। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे कि तुम्हें ये समझना होगा कि तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं, तुमको पढ़ना आना चाहिए। चाहे वो आने वाले कोई भी एग्जाम हो, तुम लाइफ में कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो बेस्ट थिंग जो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। तो मैं तुमको इस पूरे सीरीज के थ्रू पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन फील्ड में कुछ मेजर टॉपिक्स हैं गाइस, जो कि हमें समझना है। जैसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है चार्ज। ये क्या होता है? हालांकि मैं थोड़ा तेज ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आपको ये सब पता भी है। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है इस चैप्टर का कूलम्ब्स लॉ। एंड एक चीज और है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली आती है बोर्ड्स में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेरी गुड, सुपरपोजिशन। ठीक है। थर्ड थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है ELOF। ELOF बोले तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। ELF बोले तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। ELF का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस। तो हम बहुत सिंपली इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद फिफ्थ जो कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है गाइस, ये पूरा चैप्टर, अगर पहले वाले चैप्टर में आपको 6 चीजें पता है, if you are knowing the 6 things about in the first chapter, then you would be able to tackle each and every problem in your board examination without hesitation। ठीक है गाइस, तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एजेंडा है क्या भैया? इसका क्या नाम है? चार्ज। क्या होता है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? जैसे लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है और रिपेल कर सकती है। ठीक है, चार्ज एक ऐसी बॉडी, जैसे मैं बोलूं कि मास क्या है, इफ आई एम सेइंग व्हाट इज मास, तो मास को मैं ये बोल सकता हूं कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज मासेस की वजह से रिपल्शन नहीं होता। बट अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज, तो आई कुड से कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल भी कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चार्ज की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है गाइस, जैसे तो चार्ज की पहली बात हमने क्या सीखा? चार्ज एक क्या है? प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेशन में नहीं जाऊंगा, तुमको ये चीजें लिखनी होंगी जो मैं बोल रहा हूं। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। अट्रैक्ट एंड रिपेल। ठीक है, अब
कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, जैसे चार्ज जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आएगी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस पे बेस बोर्ड में सवाल आएंगे, मैं डायरेक्ट इस पे बात करता हूं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब सवाल ये है कि क्वांटाइज्ड क्या होता है, व्हाट इज क्वांटाइज्ड, व्हाट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, देखो क्वांटाइजेशन जो शब्द निकला है वो निकला है क्वांटा से, क्वांट, पैकेट्स। जैसे मैं तुमसे सिंपल सी बात करूं कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। अब एक बॉडी सपोज करो न्यूट्रल बॉडी है, इफ आई एम सेइंग दिस बॉडी इज न्यूट्रल, तो उसके पास मैं बोल सकता हूं कि 1 2 3, सपोज करो 3 प्रोटॉन है, और 1 2 3, सपोज करो 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, जिसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। अब मुझे क्या करना है, हालांकि लेन देन किसका पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया। ये मेरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, मत ले जाओ, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को कैंसिल किया था, इस पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को कैंसिल किया था, और इस बॉडी पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, एंड दैट चार्ज इज प्लस ई, where E is the charge on proton, and I could say E is equals to 1.67 into 10 की power minus 19 कूलम। ठीक है, तो मैं बोलूं कि एक बॉडी पे प्लस ई चार्ज आया, अगर बॉडी पे प्लस ई चार्ज आया तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस ई आया, और अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितना आएगा, प्लस 2e। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा 3e, और अगर मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ne। तो कभी भी तुम देखो यहाँ पे Q की वैल्यू या तो E है, या तो 2e है, या तो 3e है, कभी 1.5e नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि Q की इज इक्वल्स टू, भैया एक चार्ज पढ़ा पाए हैं जिसमें Q की वैल्यू 1.5e है, तो सरासर समझ लेना कट गया है तुम्हारा, ये पॉसिबल नहीं। Q इज इक्वल्स टू 1.5 इज नॉट पॉसिबल। Q की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगी, वेयर n इज 0 1 2 3 4 5 इंटीजर्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे चार्ज कंजर्व होता है, जैसे हमारे एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ सकती है, कि यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है, द चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है गाइस, चार्ज, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि दुनिया में मास पॉसिबल है विदाउट चार्ज के बिना, मैं हूं, हो सकता है मेरे पास मास है, मेरे पास चार्ज ना हो, बट कभी भी कोई ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है जिसके पास मास हो, जिसके पास मास ना हो, क्योंकि चार्ज मास पे आता है। जैसे विद्या इंसान पे आती है, नॉलेज हवा में कुछ नहीं है। एक इंसान, हम बॉन्ड हुए, हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, और फिर हमारे अंदर नॉलेज आई, हमने गेन किया उसको। तो नॉलेज एक प्रॉपर्टी है। वैसे ही हम अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेते हैं जिसकी वजह से हम किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं, उस प्रॉपर्टी को चार्ज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं मास हूं तो कोई दूसरा मास आया और उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं चार्ज हूं तो मैं अट्रैक्शन भी कर सकता हूं नेगेटिव चार्ज को, और रिपेल भी कर सकता हूं। आप भी जानते होंगे गाइस ये सब छोटी छोटी बातें, कि जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आती होंगी। दिस इज द क्वाइट बेसिक थिंग अबाउट द चार्जेस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए, और बहुत आसान। एक जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम्हें कॉमनली मिलेगा, वो इस तरह के सवाल तुम्हें मिल सकते हैं कि भैया 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, 4 कूलम चार्ज के लिए तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे ऐसे? तो तुम्हें पता होगा सिंपल कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Ne। Q की वैल्यू 4 पुट कर दोगे, 4 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 पावर माइनस 90। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स विच प्रॉब्लम को टास्क जो बोर्ड से हमसे पूछ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर। ठीक है, तो चलो अगली बात पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि भूलना नहीं है, क्या है? कूलम्स। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे एक डेडिकेटेड लेक्चर में बनाऊंगा। अभी हम कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लेते हैं। देखो, तुम जीतने वाले हो या हारने वाले हो, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी कैसी है। तुम बहुत लोड लेके पढ़ने वाले बच्चे हो
तुम बहुत स्मार्टली पढ़ने वाले बच्चे हो या बहुत बेफिक्र अंदाज में पढ़ने वाले बच्चे हो। तो बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ने वाले बच्चों को मेरी यही एडवाइस है कि गाइस ज्यादा लोड लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा और निकल लोगे। तो बेस्ट थिंग ये है कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम पे उतना करते जाओ, साथ में जो जो हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कुड कमेंट ऑन द वीडियो, आई डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ क्या होता है गाइस कि सपोज करो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है, और जब कुछ नहीं दे रखा हो ना, तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो क्या मानेंगे? अब कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर देंगे, सर आपने प्लस Q1 और प्लस Q2 नहीं लिखा, डरना नहीं, एड़ा है क्या, Q1 Q2। ठीक है, अब ये बताओ अगर दो चार्जेस हैं तो कुलाम्स ने बोला भैया जो अगर दो चार्जेस r दूरी से सेपरेटेड है ना तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पे सेपरेटेड है तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। अच्छा, ये फोर्स जो है, एक चीज हमें समझना है, ये जो फोर्स है ये क्या है? ये इक्वल मैग्नीट्यूड। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनना। एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, दोनों के बीच की दूरी है r। एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, दोनों के बीच की दूरी है r। जितना फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया उतना ही फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाया। डजंट मैटर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितना है। सपोज करो 1 कूलाम चार्ज है और यहां पे 1000 कूलाम चार्ज है, और मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है, तो अब 1 कूलाम वाले ने इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, या सपोज करो 1 कूलाम वाले ने 1000 पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब हम जनरली क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि 1000 वाला तो कितना पावरफुल है, वो तो इसको मार के भगा ही देगा। बट ऐसा नहीं है। फोर्स जो है वो इंडिविजुअल चार्ज पे मैटर नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्जेस के प्रोडक्ट के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्जेस के प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे चार्जेस के प्रोडक्ट की बात करूं तो जो फोर्स होता है कूलाम्बिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो कूलाम्बिक फोर्स होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, और सिंपल सी इक्वेशन है गाइस कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बिल्कुल बोर्ड्स में इसको एज इट इज लिखना है कि वी नो दैट। अच्छा, इसके वजह से इसको एक नाम से और बुलाते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसी की वजह से इसको एक नाम से और बुलाते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सवाल ये है कि सर इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही को, क्योंकि यार जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ इनवर्स स्क्वायर ऑफ r पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो यहां से मेरे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ब्यूटीफुल कांस्टेंट, अपॉन r²। ठीक है, यहां पे 1/4πε0 की वैल्यू आपने पता होनी चाहिए। 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹। और व्हाट अबाउट द यूनिट? बेटा ये डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। इसकी यूनिट जो होगी, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, r इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 कूलाम आएंगे तो कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अच्छा यूनिट पता चल गई तो तुम ε0 का और 1/4πε0 का डायमेंशन भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये होता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स। तो अगर मुझे सिंपल सा बोलना है कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 दोनों r दूरी पे सेपरेटेड है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, अब ये जो टर्म आया है ये भैया ये जी क्या है? पढ़े तो हो गए, ε0 होता है। ε0 क्या होता है भैया? ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैं बोल सकता हूं गाइस कि ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, देखो ये टर्म थोड़ा सा घूर के सुनो, बस थोड़ी जानकारी हम लेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट इसलिए जानकारी लेंगे कि अगर हमसे इन केस बोर्ड से पूछ लिया तो हम बता देंगे। ठीक है, परमिटिविटी। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, बड़ा घूर से ध्यान से देखो तो दिख रहा है बड़ा तेज, क्या
परमिट, क्या दिख रहा है? परमिट। कोई भी फ्री स्पेस किसी चार्ज कितने अपने अंदर कितने चार्जेस को परमिट करती है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, यूनिट अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, कोई इश्यू नहीं है। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो ये है गाइस। ठीक है, तो भैया दो चार्जेस जो हैं उन दोनों के बीच का फोर्स जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों जो चार्जेस है ना, ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला आया है ना, ये हमेशा वैलिड नहीं है, नहीं है वैलिड हमेशा। तो कब वैलिड है? बस दो ही केसेस में, जब चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे हों। ठीक है, और ये तभी वैलिड है जब चार्जेस पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने तुमसे बोला कि अपने पास ये एक बॉडी है डायनासोर के अंडे जैसी, और इस पे Q1 चार्ज, और ये एक बॉडी है इस पे Q2 चार्ज है, और मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो मैंने तुमसे छोटा सा सवाल पूछ लिया कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो तुमने तुरंत आंसर दिया कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 1/4πε0 को मैं K भी बोलूंगा। तुमने ये आंसर दिया, और जैसे ही तुमने आंसर दिया तो क्या हो गया? टाए टाए टेस टाई को। ये फॉर्मूला तो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। गाइस यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक काम ये देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच है, बस ध्यान से सुनो। मान लो ये मैंने बनाया वेक्टर, तुम्हें पता है जैसे कार्टेशियन फॉर्म होता है वैसे ही वेक्टर फॉर्म होता है। सपोज करो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। सपोज करो ये वेक्टर, इसको मैंने बोला R1 वेक्टर और इसको बोला R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ये R1 और R2 वेक्टर क्या है? ये R1 एंड R2 वेक्टर क्या है? R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ, सपोज करो ये वेक्टर जो है वो R है, मैं बोलूं Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो Q1 Q2 फोर्स किधर लगाएगा? इधर। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी गाइस? इस फोर्स की वैल्यू होगी 1/, ध्यान से सुनना, जो कूलम्ब्स लॉ तुम्हें पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? मॉड R स्क्वायर, एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इनटू इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर R क्या। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मैंने क्या किया? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एज सून एज जस्ट आई मल्टीप्लाइड दिस विद द यूनिट वेक्टर, तो अपने को क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय मॉड R स्क्वायर इंटू R वेक्टर बाय मॉड R। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, जितना डायरेक्ट काम है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर बाय मॉड R। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंप्लीफाइड वर्जन, जिससे तुम सारे क्वेश्चंस को समाधान टैकल कर लोगे। ठीक है, इस पे मैं तुमको छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराता हूँ जिससे तुम आसान कर पाओ। हालांकि न्यूमेरिकल मुझे डेडिकेटेड एक क्लास लेनी है, बट मैं इस पे बेसिक सवाल जरूर कराऊंगा। अच्छा गाइस, सपोज करो अगर मैं बोलता कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है,
मैं बोलता Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है तो F लगाएगा, लेकिन R वेक्टर की डायरेक्शन तब क्या हो जाती है, ये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब मैं एक छोटा सा सवाल तुम लोगों को कराता हूं ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हों। सपोज करो कि अपने पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। 2,3 पे हमारे पास 2 माइक्रो कूलम चार्ज ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, और 6,5 पे हमारे पास एक 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा फाइंड द, सवाल आया फाइंड द फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। चलो अब इस सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे ये हमें समझना है। हमें निकालना है फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा चलो जल्दी से बताओ मुझे, फोर्स लगेगा किधर? फोर्स ये 3 कूलम, ये 2 कूलम वाला चार्ज फोर्स किधर लगाएगा? ये लगाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? तो फोर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया है? फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही तो बताया। मॉड आर क्यूब लिख लो यार, क्यूब लिख लो। वेक्टर अगर तुमने किसी चीज का स्क्वायर या क्यूब किया है तो वो क्वांटिटी स्केलर ही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का तुम स्क्वायर और क्यूब नहीं कर सकते। तो आर क्यूब भी लिख लोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। अच्छा आर निकालेंगे कैसे? अगर फोर्स इधर लग रहा है तो आर वेक्टर भी तो ये होगा। और आर वेक्टर निकालने की ट्रिक देखो बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? जब भी आर वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर जिधर जा रहा है, आर वेक्टर इधर जा रहा है तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स मतलब 6 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप। तो ये आर वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और मॉड आर क्या हो जाएगा? √16 प्लस 4 भाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? √20 मीटर, ठीक है। मॉड आर आ गया, आर वेक्टर आ गया। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁹। अच्छा Q1 Q2 देखो ध्यान से सुनना, चार्जेस किस में दे रखे हैं? माइक्रो कूलम में। तो चार्जेस माइक्रो कूलम में दे रखे हैं तो कूलम में करना पड़ेगा ना। तो 2 × 10⁻³ × 3 × 10⁻। ये जो आर वेक्टर मैंने निकाला है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप अपॉन √20 का। फर्दर सॉल्व कर लोगे आंसर, ठीक है। कोई भी निकालना होता, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना होता तो मैं क्या करता? ये वेक्टर बना लेता, सिंपल, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म आई डोंट थिंक तुम्हें बिल्कुल भी टफ लगेगा। और अगर ये न्यूमेरिकल तुमने कर लिया जो मैंने कराया तो तुम्हें अपने आप चीजें आसान लगने लगेंगी, तो डोंट वरी। जल्दी कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके आगे। चलो अब आगे बढ़ते गाइस। कूलम्ब्स लॉ में मैंने तुम्हें बताया कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो होता है Q1 Q2, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है Q1 Q2/r², ये Q1 Q2/r²। अच्छा मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जो फोर्सेस, ये जो फॉर्मूला है ये दो चीजों के लिए वैलिड है, अगर चार्जेस एयर और वैक्यूम में हो और दूसरा पॉइंट चार्ज हो। बट अगर इन केस चार्जेस एयर और वैक्यूम में नहीं होते तब क्या होगा? तब वहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मीडियम, फिजिक्स में हर एक मीडियम की पहचान होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर एक मीडियम का अभिमान होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही एक ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, बजाज आमंड ड्रॉप ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, पैराशूट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, ठीक है। तो हर ड्रॉप का, हर बॉटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। आप फ्रूटी लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग, आप स्लाइस लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग, आप कुछ और ले लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, हर एक मीडियम की पहचान होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सपोज करो एक ऐसा ही केस ले लेते हैं, ये Q1 चार्ज है
और एक Q2 चार्ज। ठीक है भैया, नोट वाली बात है प्यारी सी। और इन दोनों के बीच की दूरी r थी। ठीक है ना जी। अगर मैंने तुमसे बोला कि ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज है, तो जरा जरा इधर देखती हो, सुनती हो, Q1 Q2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे कि नहीं? तो लगाएंगे। तो इसने इस पे इधर F फोर्स लगाया, तो ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? क्या तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि जो न्यूटन लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ है, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है? लगता है कि नहीं लगता है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इसने इसके ऊपर F लगाया है, तो वो भी इसके ऊपर फीलिंग आ रही है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो F की वैल्यू, तो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, कोई कष्ट वाली बात। लेकिन अब मैंने इन्हीं चार्जेस को उठाया और किसी मीडियम में रख दिया। ये देखो, ये हमको कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो हमें चार्जेस को। हमने आओ आओ चार्ज बड़ा उछल रहे थे, ये लो तुमको एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था। ठीक है, और दूरी अभी भी r थी। तो फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या फोर्स F डैश हो जाएगा? और जो F डैश की वैल्यू होगी, ब्यूटी देखिएगा, F बाय K हो जाएगी। फोर्स K टाइम्स कम हो जाता है, फोर्स K टाइम्स कम हो जाता है। तो F डैश इज इक्वल्स टू F। F की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 बाय एक काम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर अपॉन K। ठीक है ना जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना एक चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कुछ बुक्स K का दूसरा रूप लिख देती हैं। ये पता है, यहाँ बैठे वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब कुछ बुक्स K का दूसरा रूप लिख देते हैं। बताओ मुझे, K इच्छाधारी होता है, K का दूसरा नाम बताओ, दूसरा रूप बताओ जल्दी, दूसरा रूप K का। वाह, बिल्कुल गलत। यहाँ पे K का जो दूसरा रूप होता है वो होता है F डैश इज इक्वल्स टू 1/, ये तुमने देखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r हो जाता है relative permeability of permittivity of free space. This is called as dielectric constant. And this is Q1 Q2 by r square. तो अगर तुम्हें कभी एप्सिलॉन r के टर्म्स में दे रखा हो ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये रियल में क्या है? K ही है जो रूप बदल के आया है तुम्हारी तपस्या भंग करने आया। अच्छा, ये देखो K की वैल्यू कुछ याद भी रखना। K की वैल्यू एयर में क्या होती है? 1। बाकी अदर मीडियम में कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती K की वैल्यू। समझ में आता है जी? दिल तो नहीं दुखा है किसी का। अच्छा, K मेटल के लिए क्या होता है? इंफिनिटी। अरे बाबा, K की वैल्यू इंफिनिटी। समझ में आ रही है ना बात? जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहे ना मन लगा के, थोड़ी देर में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड पूरा तैयार करा दूंगा। ठीक है ना जी। तो ये आ गया कूलम्ब्स लॉ। चलो भाई, अब मैं बात करता हूं, एक स्टेटमेंट बड़ा 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 लिखोगे, बोर्ड में लगा रहता है, कूलम्ब्स लॉ फॉलोज POS पॉस। क्या होता है पॉस? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, नाम से ही कुछ फील आता है क्या? सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब एक के ऊपर एक की पोजीशन के ऊपर दूसरी पोजीशन अगर हो जाए तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। कोई कष्ट वाली बात ना जी, हमारे एसेंट का मजाक मत बनाइएगा। जरा देखिए, अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है, तीनों एक दूसरे के पास खड़े थे। Q3 Q2 को देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, डर के मारे Q2 साइड हो रहा है, जान रहा था उस पर फोर्स लगेगा।
धीरे से Q1 ने क्या किया, ये सपोज करो दूरी R1 है और ये दूरी R2 है। Q1 ने क्या किया, Q1 ने थोड़ा गेम खेल दिया। Q1 ने Q2 से बोला अरे गुलाम यही तो बोले थे हम एक चार्ज हम दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। Q1 ने Q2 पे धीरे से धाए से ये देखो फोर्स, जैसे ही Q3 ने देखा ए Q1 तुम ही फोर्स लगाओगे क्या, हम मर गए हैं कि हम नहीं है चार्ज, हम भी लगाएंगे। ये देखो, तो जब चार्ज पे दो फोर्स लग गया और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बताओ अगर एंगल थीटा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा? अरे बोलो यार, क्या मैं ये बोल सकता हूं? कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा, कुछ गलत तो नहीं किया। तो अगर नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस F2 है तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस F2 इस बात को नहीं बताती है कि नेट फोर्स हमें F1 और F2 को जोड़ने से मिल जाएगा। दिस इज नॉट अ नॉर्मल एडिशन, दिस इज नॉट अ अलजेब्रिक एडिशन, दिस इज अ वेक्टर एडिशन। तो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स वी मस्ट यूज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि जब हम वेक्टर की दुनिया में है तो हमें वेक्टर के लॉस को फॉलो करना होगा। अब हम अपनी नॉर्मल दुनिया में नहीं है जो हम बचपन से पढ़ते चले आए 2 + 4 = 6। अब हम किस दुनिया में हैं? वेक्टर की दुनिया में। और वेक्टर की दुनिया में ऐड ऐसे नहीं होता। वेक्टर की दुनिया में ऐड कैसे होता है? नेट फोर्स बराबर √F1 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। वेक्टर की दुनिया में एडिशन ऐसे होता है। समझ में आया? ये कहां का एडिशन है? वेक्टर की दुनिया, ये वेक्टर की दुनिया का एडिशन। तो जब हम वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो हमें वेक्टर एडिशन की दुनिया को समझना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, जितनी बार हो सकता है ये सारी चीजें आपको आती हो, लेकिन बोर्ड में जाने से पहले जितनी बार ऐसी चीजों को देखोगे डेफिनेटली वो सब फायदा करेगा, सब याद आता जाएगा, रट जाएगा रट जाएगा रट जाएगा। और मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर रटेगा। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, कोई दिक्कत? F नेट बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। गाइस दिस इज क्वाइट दिस इज इनिशिएटिव ऑफ शेड, और शेड का इनिशिएटिव है ये। शेड के स्टूडेंट्स का ही रिकमेंडेशन था कि सर यू शुड मेक अ वीडियो सो दैट द मैक्सिमम स्टूडेंट विल गेट द हेल्प फ्रॉम शेड। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय क्लास 12th बैच फॉर encouraging me for this video, and I am doing this for you all, ताकि आप सबके लिए बेस्ट एक मौका हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छा करने का। इवेंचुअली आप खुश तो हम खुश, बढ़ता रहेगा शेड। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा प्रमोशन हो गया। F नेट बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, दिस इज वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस चैप्टर का अगला पड़ाव, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम तो सुना ही, हालांकि बहुत वैसी बात नहीं है कि यार बहुत टॉपिक खतरनाक बात है, मुझे बहुत इजी लगती है, बड़ा फेवरेट चीज है मेरा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, नहीं होता है तो पढ़ा क्या रहे हैं? खाली क्लियर है क्या हम? रियल क्या है? व्हाट इज रियल? रियल चीज क्या है? मैं तुम पे फोर्स लगा सकता हूं, ये रियल है। आओ तुम पे फील्ड लगा दो, ये क्या है भाई? रियल क्या है? फोर्स। रियल क्या है? फोर्स। रियल क्या है? भूख। उसको मिटाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं। हम सब इस दुनिया में काम किस लिए करते हैं? अपने पापी पेट की वजह से। एट दी एंड हमें खाना दमदार चाहिए। वैसे ही रियल क्या है? फोर्स। गाइस इस चीज को फील करना, फोर्स रियल चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरी मैन मेड चीज है। मैन मेड चीज। अब सर ये मैन मेड चीज क्यों है? जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है यार कि हम अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए बहुत सारा काम पहले से ही कर लेते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि जब हमें बचपन में स्कूल जाना होता है तो मम्मी को अगर सुबह पराठे बनाने हैं तो आटा सान के फ्रिज में सुबह ही रात में ही रख लेती हैं,
ताकि उनको सुबह सिर्फ पराठे बनाने और टाइम कम वेस्ट। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जुगाड़ पसंद है, हम अपने स्टेप्स को कम करना चाहते हैं। तो जो मम्मी अगर सुबह उठेंगी, फिर से आटा सानेंगी, लंबा प्रोसेस होगा, बेस्ट तरीका क्या है, वो आटा वाटा सान के रख ले, सुबह उठ के बस पराठे बना दो और दे दो। तो जो मैगी हमें पसंद है, मैगी 2 मिनट नूडल्स कहते हैं, लेकिन मैगी क्या होता है, लगभग अपने 10 स्टेप्स वो करके आती है, 2 स्टेप हम करते हैं, हमारी मैगी तैयार हो जाती है। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मैक्सिमम चीजें रेडी रखना चाहते हैं। वैसे ही दो चार्जेस पे या चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल बनाया गया, एक मैन ने अपने हिसाब से एक कॉन्सेप्ट रचा और उस कॉन्सेप्ट को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे महाभारत जैसी चीजों को एक रचना में रचा गया, महाभारत जैसी चीजों को लिखा गया ताकि एक ह्यूमन बींग्स अपने सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, अपनी लाइफ को बेस्ट तरह से जी पाए, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई ताकि हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक रास्ता है, ये एक पथ है जो हमें फोर्स की तरफ ले जा रहा है। हमें इस चीज को समझना होगा। व्हाई वी आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? इन ऑर्डर टू स्टडी द फोर्स। Once we are able to just fetch the complete information about the electric field, it would be very easy for us to get the complete idea about the force. ठीक है? तो अगर सबसे पहले अगर मेरी बात में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जब भी कोई आसपास मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, तो यार गाइस मेरे दिमाग में तो जो सबसे पहली चीज चलती है वो लगती है कि ही इज टॉकिंग अबाउट फोर्स। और वो कैसा फोर्स, अब इसको फील करो। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी। इसके आसपास मैंने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए और सपोज करो ये जो पॉइंट चार्ज था ये R1 दूरी पे था, ये R2 दूरी पे था और ये R3 दूरी पे था। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं कि ए पे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तुम समझ जाओगे बहुत इजीली। मान लो मैंने तुमसे बोला ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलम, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब गाइस इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमको पता चला कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उस पे इस चार्ज की वजह से 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इवेंचुअली हम कहां पहुंचे? फोर्स पे। We have calculated the electric field in order to find out the value of force. अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार बी पे मैंने 5 कूलम चार्ज रखा है, बी पे मैंने 5 कूलम चार्ज रखा है, तो बताओ बी पे कितना फोर्स लगेगा? नहीं, 4 न्यूटन पर कूलम हमें क्या बताता है? 1 कूलम पे लग रहा है फोर्स के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब 1 कूलम पे, इसका मतलब 1 कूलम पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 2 कूलम पे 8 न्यूटन का, 3 कूलम पे 12 न्यूटन का, 4 कूलम पे 16 न्यूटन का, 5 कूलम पे 20 न्यूटन। हुई ना आसानी? हमें देखो बार बार फोर्स कैलकुलेट करने के लिए गाइस कूलम्स लॉ नहीं लगाना पड़ रहा है। तो कूलम्स लॉ को कूलम्स लॉ का 80% हम जो पहले ही करके रख लिए होते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड। रियल में सर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होती तो क्या हम अपना सारा काम कर लेते? हाँ, जरूरत ही नहीं थी, तो भी हम कर लेते, बस मेहनत ज्यादा पड़ती। क्लियर हो रही है बात? सो why we are studying the electric field in order to make our calculation easy. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहां पे मैं 1 कूलम चार्ज रखूं, बताओ कितना फोर्स लगेगा? कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है ना? 1 सेकंड से भी कम लग रहा है ना? देख के बता दे रहा हूं ना। क्यों बता दे रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हो, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है? इट मींस दैट, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या होगा? इट मींस दैट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज is 2 Newton. It means that force on 1 coulomb charge is 2 Newton. समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द आइडिया अबाउट द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द आइडिया अबाउट द फोर्स।
सपोज करो ये पॉइंट पी है, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट पी है, ठीक है, रैंडम इधर देखो, ध्यान दो सब लोग। मैंने बोला पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है। फील करना, ब्यूटी देखना तुम लोगों को। मैंने बोला ना सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा बिल्कुल आराम से। मान लो मैंने बोला पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? जैसे ही मैंने बोला पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स। कहीं ना कहीं मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोल रहा हूं तो उसका मतलब सिंपली बात है कि मैं कहीं ना कहीं फोर्स कैलकुलेट करने की इच्छा है मेरी। मेरा जो फाइनल मकसद है, जो इवेंचुअल मुझे जहां जाना है, वो फोर्स तक जाना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल सी बात की, मैंने यहाँ पर एक बार क्यू चार्ज रख लिया और मैंने फाइनली यूजर ने तुमसे फोर्स पूछ लिया। जैसे ही तुमसे फोर्स पूछा, तुमने थोड़े स्माइल की और तुमने बोला आ गए ना औकात पे। पूछ लिया ना जो चाहते थे, फोर्स ही पूछ लिया था ना, हम जान रहे थे। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए ना, हम तभी तुम्हारा मकसद समझ गए थे। तुम हमसे फोर्स ही कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन बता दें, दिल छोटा मत करो, हम भी नेशनल चैंपियन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका मतलब 1 कूलम पे ई न्यूटन, 2 कूलम पे 2e, 3 कूलम पे 4 कूलम पे 5 कूलम पे q कूलम पे। कष्ट वाली बात, फीलिंग आई? फॉर्मूला नहीं, फीलिंग्स पे जाओ। फॉर्मूला नहीं, फीलिंग्स पे। समझ में आया? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स ऑपोजिट हो जाएगा, चार्ज जैसा हुआ वैसा हो जाएगा। चलिए देखिए भैया, सिंपल सी बात। फीलिंग आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मजा आया? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और मैंने तुमसे बोला कि यहां पर मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा और यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इधर, और कितना लगेगा? क्यू ई, और माइनस क्यू पे ऑपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्यू ई। माइनस क्यू ई नहीं लगाना है, डायरेक्शन बताता है। फोर्स की वैल्यू माइनस का क्या मतलब हुआ? वो सिर्फ डायरेक्शन बता। कोई कष्ट? फीलिंग आई? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, अब इसी को लोग डेरिवेशन क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अच्छा गाइस, तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए यूजफुल है ना? क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। तो सोचो, अगर मैं मेरे पास 10 चार्जेस है, मैंने उसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख दी, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी है? इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये सब नहीं पढ़ते तो काम चलता, बट क्या होता? मेहनत ज्यादा पड़ती। फीलिंग आई? तो पूरा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? मेहनत बचाने के लिए। क्योंकि हम कौन है? आलसी। यहां तक समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है कि सपोज करो मैंने बोला है क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। अगर क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, तो अगर मुझे सिंपल से पूछा है कि मुझे ईपी निकालना है, क्या निकालना है? ईपी। ए बुड़बक, ईपी डिराइव करना है, कर दिया ना छोटी बात। ईपी का मतलब हम तो फीलिंग जानते हैं ना जी। ईपी का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए वो ईपी होगा, हमारे लिए क्या है? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट पी। यही तो है। नहीं आया? कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उस पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज है, उस पर जो फोर्स लग रहा है। अरे बोलो ना जी। तो अगर मुझे तो फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? 1 कूलम चार्ज यहां रख लूंगा और 1 कूलम रखूंगा। अब मैं क्या लगाऊंगा? उल्टा चलूंगा। मैं क्या लगाऊंगा? कूलम्स लॉ। मुझे 1 कूलम पे फोर्स लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा? कूलम्स लॉ। फोर्स ऑन 1 कूलम क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r²। क्या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? क्या ये जो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? अरे बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 कूलम क्या होगा? ये ई को मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बोलो यार, क्यों? अगर 1 कूलम पे फोर्स निकालना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। पेन को छोड़ो।
अगर अच्छा चार्जेस को साइन के साथ लेना है नहीं लेना है, हो गए कंफ्यूज, मुझे पता है हो गए कंफ्यूज। तो ट्रिक सुनो, जब भी तुम कोई वेक्टर क्वांटिटी यूज निकाल रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो चार्ज को साइन के साथ रखना है नहीं रखना है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लगा रहे हो तो चार्ज का साइन नहीं रखना है, और स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हो तो रखना है। सर आई भूल जाओ, स्केलर में रखना है, स्केलर में। तो वेक्टर में हेड आएगा तो जीतोगे, तो टेल आएगा तो स्केलर में रखना है, वेक्टर में नहीं रखना है। और तब भी ना आए तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सर पटकना है। यहां तक समझ में आया? तो स्केलर में रखना, नोट करो जल्दी। ठीक, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर फॉर्म में होगी, वेक्टर है, अरे बोलो यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का, तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से मोह माया है? कहीं ना कहीं ये फोर्स ही है सब कुछ, बोलो हाँ या ना। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को धोखा दिया गया है, हम लोगों को फोर्स तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धोखा हमने खुद रचा है ताकि हमारी कैलकुलेशन। जो दो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को अलग अलग समझते हैं, अरे गधों ये दोनों सेम है, घबराना है। अगर तुम्हें गुलाम्स लॉ आता है तो डरने की बात, फीलिंग आई? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोई कष्ट नहीं, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, बस वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं, टोपी पहना देते हैं। आर क्या, बस आर को टोपी पहनानी है। आर को क्या करना है, आओ तेनू टोपी पहना दूं, क्यू बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर बाय मॉड आर, बोलो हाँ या ना। यहां से आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू आर वेक्टर बाय मॉड आर क्यूब, अरे बोलो ना जी। उसमें दो है, मुंह माया ही तो है, यही तो बोल रहा हूं कुड़ी, मुंह माया है। दो चार्जेस के बीच का फोर्स सिर्फ आया है, बाकी सब यहां तक समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक। अब थोड़ा और आलस सही, समय बीतता गया, हम और आलसी होते गए। अगर पैटर्न पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी चार्ज को देख के तो मजा आ जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑर्डर है, अब क्या चाहते हो मुझसे? अरे इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा पैटर्न भी बता देते अपना। चाहते क्यों? नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स है ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडिया हो जाए कहां पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तुम सोचो अगर मैं बोलूं तुमसे कि सपोज करो मेरे पास मार्कर है और मैं बोलूं कि बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो मैं अगर तुम्हें आइडिया है तो तुम बता दोगे ना। यहाँ मैं बोलूँ ये मार्कर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगी यहाँ ज्यादा होगी। तो अगर तुम्हारे पास लॉजिक है तो तुम बता सकते हो ना, बोलो यार, बोलो यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई जिसको बोला गया इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स। फिर से मैं बोलूंगा, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती होंगी? अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही सच में एग्जिस्ट नहीं करती तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या एग्जिस्ट करती होंगी? तो पहला पॉइंट तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस, बट टू गेट द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कुछ लोग कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? और मैं अगर तुमसे बोलूं कि सबसे पहला पॉइंट भाई, इससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया मिलता है, ठीक है? इससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया मिलता है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो कि तुम्हें ध्यान रहेगा तो उससे तुम्हें काम आएगी, ठीक है? तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि सपोज करो अपने पास प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। अगर प्लस क्यू चार्ज है और मैंने तुमसे बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो लाइंस जा रही हैं, ये देखो जा रही हैं, ये देखो ये देखो देखो उड़ गई लाइन, ये देखो मजा आई, तो इससे क्या मिला हमें फायदा कि पॉजिटिव चार्ज से, पहली प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे
समझ में आया, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव को जाती। पहला पॉइंट अगर मुझे इसको लिखना हो थ्योरेटिकल पॉइंट में तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो अब जल्दी से दूसरा पॉइंट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में रखे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में रखे हुए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जाएंगी लेकिन निकलना था उनको पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी। पॉजिटिव से निकली, फील आ रहा है, ठीक है, वी नो डैट पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव में जाएगी, लेकिन कुछ कुछ क्या होंगी बाहर से भी आएंगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि सारे पॉजिटिव की सारे नेगेटिव में चले जाएंगे, कुछ भाई दूसरे से भी तो रिश्ते हैं उसके। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और इससे आती है, एक सवाल यह आ जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो अच्छा ये बताओ कि कोई चीज क्लोज लूप कब बनाएगी, अगर मुझे कोई क्लोज लूप बनानी है तो मैं कैसे बनेगी, अगर कोई चीज मुझसे शुरू हो और आके मुझ पे ही खत्म हो तब वो क्लोज लूप बनेगी, लेकिन अगर मुझसे शुरू हो रही है तुझ पे खत्म हो रही है, क्लोज कैसे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है तो हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म द क्लोज लूप, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, गाइस अगर जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और आई एम कंसीडरिंग 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है तो आंसर इज ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई कुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ठीक है, और अगर मैं तुमसे एक और बात करूं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बताओ डी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट अगर तुम बना दोगे उस डायरेक्शन में, इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट एट डी, इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट एट डी, तो टेंजेंट एट डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर तुमने कहीं पे भी टेंजेंट बनाया, मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट बना दूंगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि भाई मोर द क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी अगर इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस मुझे दे रखी है तो मैं उस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो उस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंट खींच दूंगा, बात कर। ठीक है, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये ऊपर वाले पॉइंट से प्रूव हो जाता है। कैसे कि अगर मैं इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को पकड़ूं तो इधर से ये डायरेक्शन आ जाएगी, इधर से ये डायरेक्शन आएगी, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती चलती। गाइस प्लीज वीडियो में थोड़ा तेज बना ही रहा हूं, नॉर्मल स्पीड में देखना और नोट्स बनाते जाना, डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच प्रैक्टिकली व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की तो सब बात करते हैं, लेकिन अगर सपोज करो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो अगर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऐसी होती, बोलो अब क्या हुआ कि जब तुम दोनों चार्जेस को पास लाने लगे, नजदीक लाने लगे, तो ये इधर इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इनका इंटरसेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगी। तो जब इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगी गाइस, तो हुआ क्या, जब इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगी तो ये जो लाइंस थी इन्होंने समझदारी का परिचय दिया। इन्होंने ये जानते थे कि आगे रूल वायलेट हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को बेंड कर लिया, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस विल बी लाइक दिस। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं इसको, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को मैनिपुलेट करती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द रूल वायलेशन। कोई दिक्कत? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और थोड़ी बातें देख लेते हैं।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। टेक्निकल एरर, फिर मिलेंगे जल्दी।